जो सपना देखा है पूरा करने का जज्बा भी रखो, जो सपना देखा है पूरा करने का जज्बा भी रखो, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे जब इरादे सच्चे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा और आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टेट और सीटेट की एक खास तैयारी की यात्रा। आज से हम क्या करेंगे, बिहार स्टेट और सीटेट की दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, क्योंकि बिहार स्टेट से भी आप लोगों को 30 नंबर से ही सवाल आता है और सीटेट से भी आप लोगों को 30 नंबर से ही सवाल पूछा जाता है और दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बिहार स्टेट में हम शिक्षण कला कहते हैं और सीटेट में हम इसे पेडागोजी कहते हैं। और आर्ट ऑफ टीचिंग, पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों ही सेम ही होता है। इसलिए हम आज से बिहार स्टेट और सीटेट दोनों की तैयारी क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि क्या है, एक अच्छा शिक्षक बनाना है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत जोश और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। आज हमारा बिहार स्टेट और सीटेट का पहला क्लास है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग इससे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा, या आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए, कुछ भी कहना हो तो आप लोग वहाँ मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज हमारा पहली कक्षा है सीटेट और स्टेट के लिए। तो हम सीटेट में क्या पढ़ने वाले हैं, पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, और स्टेट के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग, जो कि सेम ही होता है। तो पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र होता है। तो इस विषय का मकसद सिर्फ क्या है, पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या सोचता है और कैसे हम उसे एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेडागोजी आपकी नींव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस ज्ञान की जो आपको शिक्षक से एक मार्गदर्शक बनाएगा। तो आज हमारा क्या है, पहला क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, देखिए और इसका जवाब आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम क्या है, यानी कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। तो अधिगम क्या है, केवल जानकारी प्राप्त करना है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, रटकर याद करना है, या परीक्षा पास कराना है। तो ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल जानकारी प्राप्त करना, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी है रटकर याद करना और ऑप्शन डी है परीक्षा पास करना। तो अब आप लोग पहले क्या कीजिए, अधिगम क्या है, इसमें आप लोगों को जो भी निगेटिव लग रहा है उसको पहले कट कर दीजिए, फिर आप लोग आंसर ढूंढिए। तो केवल क्या है, आप लोगों को बहुत बार हम बता चुके हैं, जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हो तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो उसको पहले कट करके ऑप्शन में से हटा दीजिए। और रटकर याद करना क्या होता है, ये भी निगेटिव है। हम लोगों का न्यू शिक्षा नीति में रटकर याद करना नहीं दिया गया है, तो इसे भी कट कर देते हैं। अब क्या है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन और परीक्षा पास करना। तो क्या अधिगम का क्या एम सिर्फ परीक्षा पास कराना हो सकता है, या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो लर्निंग क्या होता है या टीचिंग क्या होता है, बिहेवियर चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और डी में से आप लोगों का सही उत्तर बी हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। सिर्फ परीक्षा पास कराना अधिगम नहीं होता है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और सभी लोगों को आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही आंसर दें, सभी लोगों को आंसर देना है, चाहे फिर गलत ही क्यों ना हो। तो बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंक बढ़ाना है, समग्र विकास है, ऑप्शन सी है केवल मानसिक विकास है, और ऑप्शन डी है केवल शारीरिक विकास है। तो यहाँ पे आप लोगों को केवल क्या है, निगेटिव है, तो इस दोनों को पहले कट करके ऑप्शन से हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आसानी होगी आप लोगों को आंसर ढूंढने में। तो बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंक बढ़ाना, समग्र विकास। अब आप लोगों को ए और बी में से आंसर ढूंढना है। तो जो भी आप लोगों को इसमें से भी पॉजिटिव लग रहा है तो वही आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, अंक बढ़ाना होगा। एग्जाम में सिर्फ अंक बढ़ाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल गया, क्या हो गया, ऑप्शन बी, समग्र विकास।
बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है छात्र की स्वर्णिम विकास, समग्र विकास। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? यहाँ पे लर्निंग की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जा रही है। तो ऑप्शन क्या है? व्याख्यान विधि है, ऑप्शन बी है परियोजना विधि है, और ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, और ऑप्शन डी है नोट्स बनाना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की ही सपोर्ट से हम क्लास लाते रहेंगे। और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग जहाँ से भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, जहाँ से भी जुड़े हैं वहाँ पे आप लोग इस क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, पाठ्यपुस्तक पढ़ना और नोट्स बनाना। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा परियोजना विधि। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। सीखने का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या ऑप्शन डी है कोहलबर्ग ने दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोगों को इस चैनल पर क्या क्या मिल जाएगा एक बार वो भी बता दे रही हूँ। तो स्टेट और सीटेट की पूरी तैयारी मिल जाएगी आप लोगों को इस चैनल पर। साथ में बीएड की तैयारी भी मिल जाएगी। बीएड का, बीआरबीयू का, या कहीं भी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेशन आने वाला है 25 से 27, उसके लिए आप लोगों को यहाँ से पूरी तैयारी मिल जाएगी। ऑब्जर्वेशन का कॉपी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, असाइनमेंट के कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और साथ में आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए कहीं दूसरे जगह से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। और साथ में आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी जीके जीएस का क्लास चल रहा है डेली 5 PM, और डेली न्यूज मिल जाएगा आप लोगों को। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज में दिया रहता है वो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से डेली न्यूज मिलेगा, जिसमें आप लोगों को न्यू जॉब की वैकेंसी और जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज होता है, करंट अफेयर्स, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी सुविधाएँ मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। सिखाने का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल किसने दिया था? पियाजे ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो स्किनर से है, वाइगोत्स्की से है, ऑप्शन सी है पियाजे से है, और ऑप्शन डी है ब्रूनर से है। तो सबसे पहले तो आप लोग जेपीडी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। जेड से हो जाएगा जोन, पी से हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप लोग राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी का संबंध होता है। ये क्या होता है? ये क्या करता है? सीखने और उसके संज्ञानात्मक विकास के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो अब आप लोग बताइए इसका आंसर। स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर। किसने दिया था? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या करता है? सीखने और उसके संज्ञानात्मक विकास के बीच संबंध स्थापित करता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। जल्दी से पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने दिया? सीखने का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया, या मैस्लो ने दिया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने दिया था? इसका आंसर देने से पहले आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने, मैस्लो ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की ने। ए विल बी
राइट आंसर। अगर आप लोगों को लेव वाइगोत्स्की पर अगर थ्योरी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को लेव वाइगोत्स्की के बारे में कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, कब दिया था, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, आप लोगों को सब कुछ थ्योरी में पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करके वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ता और ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता यानी कि छात्र। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को सरल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम को सरल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाकर पढ़ाना चाहिए, डराना चाहिए, बच्चों को रुचिकर बनाना चाहिए यानी कि बच्चों को जो भी जिसमें रुचि हो या आनंद पूर्वक पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा को उसमें रुचि भी बना रहे, आनंद भी आए और तब बच्चों को पढ़ाया जाए। केवल पुस्तक पढ़ाना, तो केवल क्या हो जाएगा? निगेटिव है, तो इसको क्या कीजिए? कट कर दीजिए और ऑप्शन ए, बी, सी में से आप लोग आंसर बताइए। तो बी में भी क्या है? डराना है, चिल्लाकर पढ़ाना है। तो आप लोगों को चिल्लाकर पढ़ाना, बच्चों को क्या हो जाएगा? बच्चे डर जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा और ऑप्शन बी भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुचिकर बनाकर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर, बच्चों में आत्मसंवेदना विकसित करने का उपाय क्या है? बच्चों में आत्मसंवेदना विकसित करने की उपाय क्या है? परीक्षा लेना है, दंड देना है, प्रेरणा देना है और ऑप्शन डी है शिकायत करना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कमेंट में आप लोग फटाफट से दीजिए। बच्चों में आत्मसंवेदना विकसित करने का उपाय है परीक्षा लेना, दंड देना, प्रेरणा देना, शिकायत करना। दंड देना निगेटिव है, शिकायत करना भी निगेटिव है, तो ऑप्शन ए और सी में से आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा देने से बेस्ट ऑप्शन होगा प्रेरणा देना। बच्चों को क्या है? मोटिवेट करना, ताकि वो इंटरनल मोटिवेशन उनको आए पढ़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर, बालक केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? अभी सेंटर पर कौन रहता है पढ़ाने के टाइम? पहले के ज़माने में शिक्षक रहते थे, जो भी पढ़ा दिए वही बच्चा सीखते थे, लेकिन अब क्या है? छात्र को सेंटर पर रखा जाता है। छात्र को रुचि जिस विषय जिस भी सब्जेक्ट में रहता है वही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, जॉन डुई ने दी थी, जॉन डुई ने दिया था, जॉन डुई ने दिया था, स्किनर ने दिया था या कोहलबर्ग ने दिया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डुई ने दिया था। जॉन डुई ने क्या दिया था? बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा एक रचनात्मक सोच का संकेतक है? कौन सा एक रचनात्मक सोचक का संकेतक है? याद करने की क्षमता, अनुकरण करना और ऑप्शन सी है नवीन विचार देना और ऑप्शन डी है उत्तर लिखना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक रचनात्मक सोच? रचनात्मक सोच के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद करने की क्षमता ये क्या है? रट्टा मारना रचनात्मक नहीं हो जाएगा। अनुकरण करना, किसी को देखकर सीखना, ये भी रचनात्मक नहीं होगा। उत्तर लिखना, उत्तर लिखना किसी भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर याद करके लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो नवीन विचार देना, नवीन विचार क्या होगा? बच्चे के अपने तरफ से अपने दिमाग इंटरनल नवीन विचार आएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 क्षेत्र कौन से हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षा के 3 क्षेत्र कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या मौखिक, व्यवहारिक, नैतिक या ऑप्शन सी है भाषाई, गणितीय, रचनात्मक और ऑप्शन डी है मानसिक, शारीरिक, नैतिक। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार बताना है आप लोगों को जो शिक्षा के 3 क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? और अगर आप लोग चैनल को में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आप सभी लोग एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए क्लास हम लाते रहें। तो प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? अधिक गृह कार्य देना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, और ऑप्शन सी है कम समय में पाठ समाप्त करना, और ऑप्शन डी है अनुशासन शक्ति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है? अधिगम में प्रेरणा का स्थान क्या है? कोई महत्व नहीं है, रुकावट उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी है केंद्रीय भूमिका निभाता है, और ऑप्शन डी है केवल खेलों में उपयोगी करता है। तो आप लोगों को निगेटिव कौन सा लग रहा है उसको कट कर दिए और फिर इसका आंसर ढूंढिए। तो कोई महत्व नहीं है, प्रेरणा का ऐसा नहीं है, इसको कट कर देते हैं, निगेटिव है। केवल खेलों में उपयोगी है, ये भी गलत हो जाएगा। रुकावट उत्पन्न करता है, नहीं। बच्चों को प्रेरणा क्या करता है? मोटिवेशन देता है पढ़ने के लिए, बच्चों में विकसित होने की क्षमता देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केंद्रीय भूमिका निभाता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर। पुनर्वलन शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? पुनर्वलन शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? ज्ञानात्मक से, व्यवहारवादी से, मानवतावादी से, और ऑप्शन डी है रचनावादी से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। पुनर्वलन क्या होता है? इन्फोर्समेंट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फोर्समेंट बोलते हैं। तो पुनर्वलन शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? ज्ञानात्मक से, व्यवहारवादी से, मानवतावादी से, रचनावादी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी से। बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर। इसको पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में क्या मुख्य होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई में क्या मुख्य होता है? केवल परीक्षा होता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है, और ऑप्शन सी है केवल गृह कार्य होता है, और ऑप्शन डी है केवल बाहरी मूल्यांकन क्या होता है? बाहरी मूल्यांकन होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, जो कि आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। तो पहले तो आप लोग सभी लोग ये बताइए कि सीसीई का फुल फॉर्म होता क्या है? कमेंट में जल्दी से आप लोग सीसीई का फुल फॉर्म बताइए, क्या होता है सीसीई का फुल फॉर्म? तो सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सीसीई किसने दिया था? सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। तो इसमें सतत का क्या मतलब होता है? सतत मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना, डेली मूल्यांकन करना, महीने में करना या साल में करना। और व्यापक का क्या मतलब होता है? व्यापक होता है जो कि मूल्यांकन करता है छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। छात्र के क्या करता है? ये सतत तरीके से यानी कि लगातार तरीके से सभी पक्षों पर मूल्यांकन होता है इसमें, जिसमें संज्ञानात्मक पर, भावनात्मक पर, क्रियात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। ये किसने लाया था? सीबीएसई के द्वारा सीसीई लाया गया था, जिसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो लगातार डेली, महीने में, सप्ताह में, साल में डेली किया जाता है। छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप लोग सही से इसको समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में क्या मुख्य होता है? केवल परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, केवल गृह कार्य, केवल बाहरी। तो केवल क्या है? दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक मूल्यांकन। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर। अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है? अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है? सीखने में सामान्य देरी से, अनुशासनहीनता से, ऑप्शन सी है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई में, और ऑप्शन डी है सभी उपयुक्त यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जल्दी से कॉमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त है। सीखने में सामान्य देरी, अनुशासनहीनता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। डी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्व ज्ञान अधिगम में किस प्रकार सहायक होता है? पूर्व ज्ञान अधिगम में किस प्रकार सहायक होता है? बाधक के रूप में, निरर्थक के रूप में, सहायक के रूप में, कोई प्रभाव नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक होता है। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आगे के पढ़ने में हमें क्या करता है? सहायता करता है। तो बाधक नहीं होगा, निरर्थक भी नहीं होगा और कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रैंकिंग देना होता है, दंड देना होता है, सुधार करना होता है और ऑप्शन डी है हटाना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधार करना होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर, रचनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? रचनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? चुप रहता है, प्रश्न पूछता है, अनुकरण करता है, डरना होता है। तो चुप रहता है ये भी नहीं होगा, डरना भी होता है, अनुकरण करना, और ऑप्शन बी और सी में से जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो अनुकरण करना भी नहीं होता है, प्रश्न पूछना होता है। उसके अंदर क्या होता है? जिज्ञासा होती है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर, अनुभव आधारित शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? अनुभव आधारित शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? मैस्लो ने, डुई ने, कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो अनुभव आधारित शिक्षा का प्रस्ताव दिया था जॉन डुई ने। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर, अधिगम में अभिप्रेरणा किससे जुड़ी होती है? अधिगम में अभिप्रेरणा किससे जुड़ी होती है? अनुशासन से, शिक्षण विधि से, ऑप्शन सी है सफलता की भावना से और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम से। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सफलता की भावना। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक को मूल्यांकन में किसका ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को मूल्यांकन में, यानी कि जब शिक्षक छात्र का इवैल्यूएशन, असेसमेंट या आकलन या मूल्यांकन करता है तो किसका ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ परीक्षा का, विद्यार्थी की बुद्धि की, अंक की, तुलना की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। जो भी निगेटिव लग रहा है उसे कट कीजिए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी की वृद्धि की, उसके विकास में वृद्धि हो रही है या नहीं, ये हम मूल्यांकन के द्वारा पता करते हैं। केवल परीक्षा पास कराना नहीं, अंक देना नहीं, किसी और स्टूडेंट से तुलना करना नहीं। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रचनात्मकतावाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान को रटना है, अपने अनुभव से सीखना है, ऑप्शन सी है अनुकरण करना है और ऑप्शन डी है परीक्षा में पास करना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने अनुभव से सीखना है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आदेश देना है, मार्गदर्शन होना है, अनुभव अनुशासन बनाना है और ऑप्शन डी है मूल्यांकन करना है। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? बच्चे को आदेश देना, मार्गदर्शन होना यानी बच्चे को पढ़ने में मार्गदर्शन करना, अनुशासन बनाना है, मूल्यांकन करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढिए इसमें, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, मार्गदर्शक होना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुवृद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुवृद्धि सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, स्किनर ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्डनर ने। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम में बाधा किससे उत्पन्न होती है? अधिगम में बाधा किससे उत्पन्न होती है? प्रेरणा से, रुचि से, भय से, आत्मविश्वास से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, भय से, यही निगेटिव है। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्म मूल्यांकन से क्या लाभ होता है? आत्म मूल्यांकन, जब बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद से करता है तो क्या लाभ होता है? बच्चों में जिम्मेदारी आती है, ऑप्शन बी है वे डरते हैं और ऑप्शन सी है वे उदास होते हैं और ऑप्शन डी है वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। आत्म मूल्यांकन, जब हम कोई भी छात्र अपने आप को मूल्यांकन करे कि जो किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग और वीक को खुद से वो जांचना स्टार्ट करे, तो बच्चों में जिम्मेदारी आती है, वे डरते हैं, वे उदास होते हैं, वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों में जिम्मेदारी आती है। जहाँ भी उन्हें अपना बिग पॉइंट दिखता है तो वो क्या करते हैं? उस पॉइंट पे ज़्यादा काम करते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर,
ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार ई वैल्यूएशन किस स्तर पर आता है? ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार ई वैल्यूएशन किस स्तर पर आता है? प्रथम पर, अंतिम पर, मध्य पर, तीसरा पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट में। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार ई वैल्यूएशन किस स्तर पर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम में। इवैल्यूएशन कब होता है? सबसे लास्ट में होता है। बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? विशेष बच्चों को अलग करना, ऑप्शन बी है सभी को एक साथ शिक्षित करना, और ऑप्शन सी है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, और ऑप्शन डी है केवल विशेष विद्यालय बनाना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जो भी स्टूडेंट इसका सबसे पहले आंसर देंगे उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे और कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।